Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, शिक्षण विधियों का कुछ शानदार और नया टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इस टेस्ट में 20 प्रश्न रहेंगे और कोई सा भी टेट एग्ज़ाम हो जिसमें टीचिंग मेथड आती है, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी ये टेस्ट होने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं टेस्ट को। चाहे आपके कोई सी भी लैंग्वेज हो, सभी के लिए उपयोगी है ये। मित्रों, पहला प्रश्न आता है भाषा। समझना प्रश्न को, फिर जवाब देना है आपको। भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है और भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए मित्रों, इसमें 20 प्रश्न में आप अगर 15 प्रश्न सही कर देते हो तो मतलब मेरा ये मानना है कि ये टेस्ट वाकई ऐसा है कि इसमें 15 प्रश्न तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। जिसकी शानदार और बेस्ट तैयारी है वो ही यहाँ तक पहुंच सकता है। तो मित्रों, पहले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर, वैसे यहाँ पे यूँ देखना है कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा। तो मित्रों, सबसे बेस्ट आंसर यहाँ रहेगा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। देखिए, भाषा जानने का अर्थ ये नहीं है कि उसका व्याकरण जानना है, ये तो गलत हो गया। भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है, ये भी गलत हो गया। और भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। तो मित्रों, विशेष महत्व तो होता है, लेकिन सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का ही विशेष महत्व नहीं होता है, अन्य चीज़ों का भी होता है। लेकिन भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, क्योंकि भाषा, अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा तो कई सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में, जहाँ पर भाषा का आप प्रयोग करोगे, जहाँ पर भाषा आपके काम आती है। तो मित्रों, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही माना गया था और यहाँ पे तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, समझना है प्रश्न को, फिर जवाब देना है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ देखना है आपको कि जो भाषाई कौशल होते हैं उनके संबंध में सिर्फ सत्य कथन ही देखना है, असत्य नहीं देखना है आपको। पहला है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है और सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे राइट आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार टेट के एग्जाम में आ चुका है और इसको अधिकतर विद्यार्थी गलत करते हैं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर आता है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। देखिए, जो भाषाई कौशलों का क्रम है वो मोंटेसरी ने अलग बताया है, फ्रोबेल ने अलग बताया है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ सकता है। और जो सुनना और पढ़ना है वो निष्क्रिय कौशल नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए पठन में तो निष्क्रिय थोड़ी है, पठन तो बोलकर भी किया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि पढ़ना और लिखने में बिल्कुल संबंध होता है। लेकिन सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ अंतः संबंधित मतलब संबंध है सभी कौशलों का एक दूसरे के साथ, इसलिए इसका चौथा विकल्प मित्रों सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, व्याप्त पाठ्यक्रम, निष्पक्ष मूल्यांकन और विद्यार्थियों का हित। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनकी उपयोगिता का जो प्रमुख या मुख्य कारण होता है, उसका जो यहाँ विकल्प है, विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या रहेगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर है निष्पक्ष मूल्यांकन। ये सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कारण है। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहाँ लिए जाते हैं वहाँ पर मूल्यांकन में पक्षपात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सिर्फ एग्जैक्टली ही आंसर होता है। उसके अलावा अगर आप आंसर देते हो तो वो गलत होता है। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे बेस्ट, वैसे और भी ये जैसे विद्यार्थियों का हित भी, व्याप्त पाठ्यक्रम, ये भी उपयोगी है, लेकिन निष्पक्ष मूल्यांकन सबसे बेहतरीन विकल्प यहाँ पर है।
इसलिए मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। और एक बात और, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि कुछ जो आगे वाले प्रश्न हैं वो आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल नए लगेंगे। तो मित्रों नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आता है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, या बच्चों के भाषा प्रयोग पर निरंतर अवलोकन करना। तो मित्रों सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या है? तो मित्रों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प, बच्चों के भाषा प्रयोग पर निरंतर अवलोकन करना ही सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। प्रतिदिन परीक्षा तो लेना ये गलत हो गया, हर महीने परीक्षा लेना ये भी गलत हो गया, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, देखिए वैसे ये भी एक निहितार्थ है, लेकिन इससे अच्छा निहितार्थ यहाँ पर क्या है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर निरंतर अवलोकन करना, कि वो जो भाषा प्रयोग करते हैं रेगुलर लगातार आप उसका अवलोकन कर सको, ये सतत मूल्यांकन का एक मुख्य निहितार्थ है। इसलिए मित्रों इसका चौथा ही विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मित्रों 5वां प्रश्न है, अपने छात्रों की भाषा संबंधी कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? कि जो आपके छात्र हैं, जिन छात्रों को आप पढ़ाते हो, जिन बच्चों को, उनका भाषा संबंधी कर्मिक विकास का आकलन करना है आपको। अब आप किस पर मुख्य रूप से निर्भर रहोगे आपको ये आकलन करने के लिए? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, और कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको भी सारे प्रश्न बिल्कुल नए और अच्छे लगे होंगे। हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा है तो ये मानो कि भाई साहब आप फिर बहुत आगे हो। तो इसका राइट आंसर है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। वो कैसे, देखिए मित्रों, कोई भी एक बच्चा है, वो जब विद्यालय में जाता है तो एक फाइल बनाई जाती है उसके नाम से, जिसमें उसका जो रिकॉर्ड है उसका संग्रहण किया जाता है। उस फाइल को कहा जाता है पोर्टफोलियो फाइल। वहाँ पर जितने भी आप टेस्ट लेते हो, जो भी आप उसका मूल्यांकन करते हो, जितने भी, सभी का रिकॉर्ड उस पोर्टफोलियो फाइल में रखा जाता है। अब यहाँ पर उस पोर्टफोलियो फाइल को देखकर आप आराम से ये पता लगा सकते हो कि छात्र ने कितनी क्रमानुसार उन्नति की है, या उन्नति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कर्मिक विकास की बात की जा रही है, और कर्मिक विकास इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से बताया होता है कि प्रथम जो टेस्ट लिया था या जो प्रथम आकलन किया था उसमें इसने ये परफॉर्मेंस था, अगले में ये परफॉर्मेंस, उसके अगले में ये परफॉर्मेंस रहा इसका। तो मित्रों इसलिए इसका पहला ही विकल्प सही रहेगा अन्य विकल्पों की बजाय। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। मित्रों 6वां प्रश्न आता है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षणों से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, और उपलब्धि परीक्षण से। तो साथियों राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 6 का। मित्रों उपलब्धि की जांच किससे की जाती है? उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे थोड़ा इजी लेवल पे रख लिया, क्योंकि देखिए एग्जाम में एक दो प्रश्न ऐसे भी होना चाहिए, मतलब एग्जाम के लेवल के अनुसार, कि भाई हाँ सरल प्रश्न भी उसमें आ जाते हैं। तो मित्रों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भले आपको ये इजी लगता हो। तो यहाँ उपलब्धि परीक्षण से उपलब्धि की जांच की जा सकती है, चौथा विकल्प सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7वां प्रश्न है, अब देखिए प्रश्न को समझना थोड़ा सा। कक्षा 7 में एक विज्ञान अध्यापक को श्वसन की क्रियाविधि को प्रभावी ढंग से समझाने हेतु उपयोग में लेना चाहिए। प्रश्न समझ गए सभी कि कक्षा 7 में कोई अध्यापक है विज्ञान विषय के, उनको एक टॉपिक पढ़ाना है जिसका नाम है श्वसन की क्रियाविधि। तो उसके लिए यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए? चार्ट का, आशु रचित उपकरण का, पाठ्य पुस्तक का, या पारदर्शिता का। तो मित्रों एक बार राइट आंसर बताइए, फिर इसको आप समझ सकते हो, मैं इसको अच्छी तरह से बताने वाला हूं। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर आता है
पारदर्शिता, वो कैसे देखिए, पारदर्शिता को OHP कहा जाता है। अब OHP नाम सभी ने सुन रखा होगा, ओवर हेड प्रोजेक्टर, जो सिरो प्रक्षेपी यंत्र होता है, जो कि एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, एक प्रोजेक्टर है ये। और इसमें जो कोई चित्र होता है उसको बड़े आकार में दीवार पर या पर्दे पर, दीवार पर पर्दा लगाकर उस पर आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ श्वसन की क्रियाविधि समझानी है बालकों को कि किस प्रकार श्वसन होता है, कौन कौन से अंग उसमें कार्य करते हैं। तो जो बड़े आकार में आप यदि एक तरह से सिनेमा की तरह या टीवी की तरह उसको दिखाओगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ सकता है। जबकि मित्रों चार्ट में वो बात नहीं रहेगी जो कि OHP में रहती है। नहीं तो फिर OHP कौन लाएगा, इतना महंगा आता है, चार्ट तो हर कोई ला सकता है। तो मित्रों इसीलिए इसका चौथा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा, पारदर्शिता मतलब ही OHP होता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के छात्रों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है। सबसे उपयुक्त विधि जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, कि भाई मतदान प्रक्रिया के बारे में यहाँ पढ़ाने की बात की जा रही है, तो कौन सी विधि बेस्ट रहेगी? आगमन निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोजना विधि और डाल्टन विधि। कक्षा 8 की बात है तो मित्रों यहाँ इसका एकदम करेक्ट आंसर आता है प्रयोजना विधि। देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड होती है इसमें बिल्कुल करके सीखा जाता है। तो बच्चों को मतलब एक मतदान जैसे मतदान होता है वैसे एक मतदान का बैनर बना लिया, वैसे ही मशीन का एक सैंपल या फिर एक नमूना बना दिया, छोटी छोटी चीज़ें। फिर पोलिंग ऑफिसर को वहाँ बैठा दिया, 4 बच्चों को सेलेक्ट करके, एक को PRO बना दिया, बच्चे वोट डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रयोजना विधि के माध्यम से यहाँ पे मतदान प्रक्रिया को आसानी से समझाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं मित्रों। निम्न में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं पढ़ रखा है तो लिख लेना। विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, अवलोकन और सामान्यीकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 9 में। 9वें प्रश्न का राइट आंसर जो आता है वो रहेगा परिकल्पनाओं का निर्माण। ये आगमन विधि में नहीं किया जाता, बल्कि जो विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुतिकरण है वो किया जाता है, अवलोकन किया जाता है और उनका सामान्यीकरण भी किया जाता है, लेकिन यहाँ परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक है? गद्य एवं पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना, 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण की तुलना करना, सूत्र बनाकर उसकी व्याख्या करना और उदाहरण बताकर नियम निकलवाना। तो मित्रों जो समवाय विधि है मैंने आपको ये विधि पढ़ा रखी है, तो इसमें मैंने आपको बताया होगा कि समवाय विधि में गद्य एवं पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाई जाती है। समवाय मतलब जो गद्य शिक्षण है और पद्य शिक्षण है इनका मिश्रण कर दिया जाता है। तो मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही है, समवाय विधि। समवाय विधि में गद्य और पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो 10वें प्रश्न में प्रथम विकल्प रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न है, एक अध्यापिका ने क्षेत्र मिति पढ़ाना आरंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र श्यामपट्ट पर लिख दिए। इससे पता लगता है कि वह अनुसरण कर रही है आगमन उपागम का, निगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का और व्यवहारिक उपागम का। तो साथियों देखिए अध्यापिका क्या कर रही है कि पहले सूत्र लिख रही है, फिर उसका अनुसरण कर रही है। और पहले सूत्र किस विधि में बताए जाते हैं? निगमन विधि में। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प सही है। देखिए निगमन विधि में पहले सूत्र बता दिए जाते हैं, फिर सवाल सोल्व कर दिए जाते हैं। तो मित्रों यहाँ दूसरा ही विकल्प सही रहेगा, प्रश्न नंबर 11। 12वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन, इसको उद्देश्य भी आप कह सकते हो, कक्षा परीक्षण में सुधार करना, छात्रों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना और परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार करना।
तो मित्रों सोच समझ के आंसर दीजिए, एग्जाम लेवल के प्रश्न हैं बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं मित्रों, इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प। देखिए कक्षा शिक्षण में सुधार भी इसमें आ गया और कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना भी आ गया, तो दो चीज़ें इसमें आ गई। वैसे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, सभी चीज़ें सही है, लेकिन ये जो तीसरा विकल्प है इसमें दो चीज़ें एक साथ दे रखी है, इसलिए इसका जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, ये सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन या उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों, 13वां प्रश्न आता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर और भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो साथियों इसका राइट आंसर आता है समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर। आप उपचारात्मक शिक्षण तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने समस्या का जो कारण है, मूल कारण, उसको ही नहीं पहचाना तो फिर उपचारात्मक शिक्षण कैसे सफल होगा भाई। आपने किसी दूसरी चीज़ का उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हो, भले आपके पास कोई सी भी सामग्री हो, तो क्या वो सफल होगा? नहीं होगा। तो मित्रों यहाँ पे दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। 14वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है? शिक्षण पद्धति व शिक्षण सामग्री, विद्यालय का समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दिन दिन आधार पर अनुभव करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया और कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। तो मित्रों पाठ्यचर्या का मतलब होता है, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है पाठ्यक्रम जो आपको कक्षा शिक्षण में पढ़ाया जाता है, और एक होती है पाठ्यचर्या जो समस्त जो विद्यालय का कार्यक्रम होता है, सभी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा, समग्र कार्यक्रम यहाँ पर है, न कि पाठ्यक्रम विशेष। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास व गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है कि जो पाठ होता है पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद में अभ्यास और गतिविधियां जो कराई जाती है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा का विस्तार हो, मतलब भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो मित्रों सोच समझकर आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रश्न गलत करते हो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, गलती कर दोगे नंबर नहीं आएगा, तो फिर वही सिर पकड़ के बैठने के अलावा अपने पास कोई विकल्प नहीं बचता है। फिर वापस तैयारी वहीं से शुरू करनी पड़ती है जहाँ से अपन ने सबसे पहले तैयारी स्टार्ट की थी। तो मित्रों यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ये अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ जो 3 विकल्प है ये बिल्कुल पॉजिटिव है, और प्रश्नों के उत्तर याद करवाना कोई मुख्य चीज़ें नहीं होती है, ये एक जो अपनी परीक्षा प्रणाली है उसका भाग है, जबकि यहाँ पर व्यक्तित्व विकास की बात है तीनों में। इसलिए मित्रों इसके जो तीनों विकल्प है वो तो बिल्कुल सही है, उद्देश्य है ये, लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 15 में चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं, बच्चों के भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका नहीं है। कौन सा तरीका सही नहीं है भाषा का आकलन करने के लिए? बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, बच्चों का सामूहिक आकलन, बच्चों द्वारा स्व आकलन और पेपर पेंसिल आकलन। तो मित्रों इसका राइट आंसर आता है पेपर पेंसिल आकलन। देखिए पेपर पेंसिल आकलन राइट कैसे रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों को मौखिक रूप से अवसर प्रदान न करके उनसे लिखवाया जाता है पेपर पेंसिल आकलन, जबकि यहाँ स्व आकलन में उनको पता होता है कि मेरी भाषा कितनी कमज़ोर है कितनी नहीं है। सामूहिक आकलन आप उनका कर सकते हो, व्यक्तिगत आकलन कर सकते हो, लेकिन पेपर पेंसिल आकलन ये यहाँ पर गलत माना गया है। और किसी को इस प्रश्न पर डाउट होता है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर बिल्कुल अपना डाउट भेज सकते हैं, और मित्रों मैं उसको प्रूफ अवेलेबल करा दूंगा कि यहाँ चौथा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है मित्रों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है
कौन से स्तर पर? यूपीएससी स्तर पर। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं की रचना करना। तो मित्रों यहाँ पे देखेंगे चौथे विकल्प को कि विधाओं की रचना तो भाई साहब उच्च स्तर पे की जाती है, तो गलत हो गया। कंठस्थ करना ये गलत है, कंठस्थ करना सही चीज नहीं होती है कभी भी। आलंकारिक रूप को पहचानना ये उच्च स्तर पर होता है, लेकिन भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है। इसलिए मित्रों इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय पत्रिकाएं। तो मित्रों प्रिंट मीडिया का सीधा सा मतलब ये है कि वो सहायक सामग्री जो प्रिंटेड होती है किताबों के अलावा, जो बच्चों के शिक्षण में सहायता प्रदान करे, उन सभी को प्रिंट मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है। जो प्रिंटेड होती है, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, विद्यालय पत्रिकाएं हैं, ये सभी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन पाठ्य पुस्तक को प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसलिए मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और मॉरिशस। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी किया जाता है और बोलने में भी किया जाता है। मित्रों चौथा विकल्प सही है, चाहे तो आप बिल्कुल गूगल पर इस चीज़ को सर्च कर सकते हो। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। शेयर करने से क्या होगा कि वीडियो दूसरों लोगों तक पहुंचेगा और जो दूसरे लोग हैं वो भी इसको देखेंगे और उनको भी फायदा मिलेगा। और मित्रों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखते हैं 20वें और अंतिम प्रश्न को। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदले, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से बाहर चला जाए और कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो मित्रों मेरे हिसाब से आपको दो विकल्प सही लग रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो प्रथम विकल्प सही लग रहा होगा और एक दूसरा विकल्प सही लग रहा होगा। यहाँ देखिए छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो सीधी सी बात है सबसे पहले आपको शिक्षण विधि बदलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो शिक्षण विधि आप प्रयोग में ला रहे हो वो एक नीरस और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि हो, जिसके कारण बच्चे उस पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो मित्रों इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षण विधि बदलना है, और शिक्षण विधि बदलने के बाद भी यदि ऐसा नहीं हो फिर आपको दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके पाठ को रुचिकर बनाने का प्रयास करना है। तो मित्रों इसलिए इसका जो प्रथम चॉइस रहेगी आपकी वो ये रहेगी और दूसरी चॉइस आपकी ये रहेगी। हो सके यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों विकल्पों को सही मान ले, लेकिन आपको पहले ये लगाना है शिक्षण विधि वाला। तो मित्रों कैसा लगा टेस्ट? मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। पर्यावरण की पीडीएफ बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी, और जीके के कुछ 30 प्रश्न हैं जो मोहनलाल जी सर द्वारा तैयार किए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, चाहे वो कोई से भी लेवल का हो, कोई से भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, उस टेस्ट के प्रश्नों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों वो टेस्ट आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगा, तो उस टेस्ट को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।